दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी पश्चिम उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय मंत्री श्री मयंक गोयल हैं। आज हम उनसे जानेंगे आज के वर्तमान के सामाजिक राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में, बातचीत करेंगे और जानेंगे भारतीय जनता पार्टी का नज़रिया भारतीय जनता पार्टी के पश्चिम उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय मंत्री मयंक गोयल जी से। मयंक जी, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आज का जो वातावरण है, इसके विषय में आपसे कुछ चर्चा का बिंदु हमने निकाले हैं जी, और हम ये जानना चाहते हैं कि जो वातावरण इस समय बना सीएए, जी ये सीएए है क्या? सीएए का अर्थ है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, यानी कि नागरिकता संशोधन अधिनियम। और नागरिकता संशोधन अधिनियम ये लागू होता है पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान में रहने वाले अल्पसंख्यक जिनको वहाँ धार्मिक उत्पीड़न किया गया और वो अपने मूल देश भारत में शरण लेना चाहते हैं, उन लोगों को शरण देकर भारत की मुख्य धारा में शामिल करने के लिए ये कानून है। इस कानून का भारत के निवासियों से, भारत के नागरिकों से कोई मतलब नहीं है, कोई संबंध नहीं है। भारत के नागरिकों से संबंध नहीं है, लेकिन भारत में पूरे देश में हम देख रहे हैं उपद्रव, आगजनी, धरने, प्रदर्शन, क्या क्या नहीं हो रहा। अगर उसका संबंध नहीं है तो फिर यहाँ इतना उद्वेलन क्यों, यहाँ इतना उद्वेलित क्यों हो रही है जनता, क्यों निकल के बाहर आ रहे हैं लोग? जनता यदि उद्वेलित होती, जनता में यदि कोई किसी प्रकार की नाराज़गी होती, तो ये जिस दिन सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया उसी दिन होता, अगले दिन होता, 3 दिन बाद होता, 4 दिन बाद होता। ये 7 दिन बाद हुआ। और ये मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, आरोप लगाना चाहता हूँ समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बसपा जैसी पार्टियाँ, और इसमें इनका समर्थन किया कम्युनिस्ट पार्टी ने। इन सब लोगों ने मिलजुल कर ये षड्यंत्र रचा कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत इस प्रकार से विकास के सोपान एक कदम दर कदम बढ़ता चला जा रहा है। तो इसीलिए उसको रोकने के लिए षड्यंत्र किया। जनता में कहीं कोई नाराजगी, जनता में कोई ऐसी बात नहीं थी जिसको मुद्वेलन कहें। आप कह रहे हैं कि ये सुनियोजित ढंग से कुछ राजनीतिक दलों के द्वारा किया गया आयोजन है? जी, मेरा बिल्कुल ये स्पष्ट कहना है कि राजनीतिक दल इसके पीछे हैं। और आज आप देखिए, पूरे भारत के अंदर 400 से अधिक बड़े कॉलेज हैं। चुनिंदा 22-23 कॉलेजों में ही क्यों हुआ? खासतौर पर शुक्रवार के दिन ही क्यों हुआ? किन लोगों ने इसको किया? वो सब चिन्हित किए गए हैं, उन सब की वीडियोग्राफी की गई है, उन सब के फोटो खींचे गए हैं। और एक भी ऐसा व्यक्ति जिसने भारत की शांति को भंग करने का प्रयास किया है, वो किसी जाति का, किसी पंथ का, किसी मजहब का हो, उसको छोड़ा नहीं जाएगा, उसको उसका दंड मिलेगा और उसको सबक सिखाया जाएगा। सबक सिखाने की बात तो ठीक है, लेकिन जैसा आपने कहा कि ये कुछ ही चंद यूनिवर्सिटीज़ में हो रहा है। जी, हम मान सकते हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, उसमें हो रहा है, जवाहरलाल नेहरू JNU यूनिवर्सिटी है, उसमें हो रहा है जी। लेकिन जब ये महामना की हिंदू यूनिवर्सिटी में हो सकता है, तब हमें आश्चर्य होता है। मेरा बिल्कुल स्पष्ट कहना है, मैंने पहले भी कहा कि 100% झूठ बोलकर, ये सुनियोजित ढंग से दंगे कराकर, झूठ बोलकर, षड्यंत्र करके, जनता को बरगलाकर आगे बढ़ाने का ये काम किया गया। अब आप ये देखिए कि एक ऐसा एक्ट जिसका भारत के निवासियों से कोई मतलब नहीं है, माननीय अमित शाह जी ने स्पष्ट किया अपनी लोकसभा की डिबेट के अंदर, और उन्होंने कहा कि यदि धर्म के आधार पर कांग्रेस भारत का विभाजन ना करती तो इस एक्ट को लाने की जरूरत ही ना पड़ती। और आज जो बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में हिंदू हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, पारसी हैं, इन सबको मरने दें? क्या करें इन लोगों का? इनकी क्या गलती है? क्या इनको अपने धर्म को, अपने रीति रिवाज को, अपने रिचुअल्स को, अपनी संस्कृति को सम्मान देने का इन्हें मौका नहीं मिल सकता? और भारत में उन लोगों से पूछिए ना कि आज 50-50 साल, 60-60 साल से लोग बिना नागरिकता के भारत के अंदर पड़े हुए हैं। उनके जीवन से पूछिए, उनकी 3-3 पीढ़ियां बीत गईं, क्या उनको नागरिकता देना हमारा फर्ज नहीं है? नेहरू लियाकत समझौता हुआ 1950 के अंदर, और दोनों देशों के नागरिकों ने, दोनों देशों की उस समय की सरकार ने यह तय किया कि किसी भी देश के अल्पसंख्यक दूसरे देश में यदि जाएंगे तो उनको
वहाँ पर उनको निवास देने का, उनको सिटीजनशिप देने का, उनको मुख्य धारा में लाने का काम किया जाएगा। और जो अल्पसंख्यक रह गए हैं उनको सम्मान से जीवन बिताया जाएगा। आज पाकिस्तान के अंदर 25% के आसपास जो आबादी थी, कितनी है आज? 1% भी हिंदू नहीं बचा वहाँ। बांग्लादेश के अंदर 30% हिंदू थे, आज 5.5-6% रह गए। कहाँ गए सब? सीधी सी बात है, या तो कन्वर्ट कर दिए गए या मार दिए गए, उनका उत्पीड़न नहीं हुआ। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि इस एक्ट के अंदर किसी जाति, किसी पंथ, किसी मजहब के खिलाफ कुछ नहीं है। और मैं अपील करना चाहता हूं अपने मुस्लिम समाज से, बहकावे में ना आवे। मोदी जी 130 करोड़ भारतीयों के प्रधानमंत्री हैं, किसी जाति, किसी पंथ, किसी मजहब के विशेष के नहीं है। यहाँ तक आपकी बात बिल्कुल ठीक लगती है कि जो 1947 की परिस्थिति थी उसके परिप्रेक्ष्य में देखने से, और जैसा आपने बताया नेहरू लियाकत समझौता, उस परिप्रेक्ष्य में देखें, उस नज़रिए से देखें तो चीज़ें काफ़ी ठीक लगती हैं। लेकिन आज के नज़रिए में विशेष समुदाय पूरे देश में हम देख रहे हैं कि वो सड़क पे आ रहा है, उद्वेलित है, बाहर निकल रहा है, आंदोलन कर रहा है। क्या समझा जाए? सरकार अपनी बात को समझाने में सफल नहीं रही, या इस बिल को लाने में सरकार ने कुछ जल्दबाजी की है? ना कोई जल्दबाजी की, ना कोई हड़बड़ी की। और मैं तो बधाई देना चाहता हूं माननीय नरेंद्र मोदी जी को, माननीय अमित शाह जी को और पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा चल रही सरकार को, कि उन्होंने ऐसे बहुप्रतीक्षित, जो लंबे समय से चल रही थी चीज़ें, 370 क्यों नहीं हटनी चाहिए, 35 से क्यों नहीं हटना चाहिए, राम मंदिर का मुद्दा है, सैकड़ों साल से चला आ रहा है, क्यों उसका फैसला क्यों नहीं आना चाहिए। और पिछले 70-72 सालों से लगातार ये डिमांड चल रही है, लगातार ये मांग उठ रही है कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में रहने वाले हिंदू परेशान हैं। नॉट ओनली हिंदू, वो सिख हों, वो ईसाई हों, वो बौद्ध हों, वो जैन हों, वो पारसी हों, ये सबके साथ में समस्या है। उनको भारत में लाके सम्मानपूर्वक जीवन क्यों नहीं मिलना चाहिए? और कौन सी जल्दबाजी कर दी, कौन सी हड़बड़ी कर दी अमित शाह जी ने? पूरी तैयारी के साथ आए थे, बताया गया था, कुछ छुपाया नहीं हमने। और अपने घोषणा पत्र में पहले दिन से बात हमने स्पष्ट की है, जब से भारतीय जनता पार्टी और उससे पहले जनसंघ बना। और आप देखिए कि माननीय हमारे जनसंघ के जो हमारे संस्थापक थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जनसंघ की स्थापना जो हुई उसके मूल में क्या था? अगर आप थोड़ा सा जाएंगे तो ईमानदारी से, कोई भी व्यक्ति ईमानदारी से बात कहेगा तो स्पष्ट बताएगा, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कद्दावर नेता थे कांग्रेस के। और उन्होंने कहा था कि मेरे अल्पसंख्यक भाइयों का पाकिस्तान में, और उस समय बांग्लादेश भी पाकिस्तान का हिस्सा था, पूर्वी पाकिस्तान के अंदर उनको सम्मान नहीं मिल रहा है, और भारत में एक विशेष प्रकार की एक ऐसी धर्म विशेष को बढ़ाया जा रहा है, इसलिए मैं कांग्रेस से इस्तीफा देके, और सभी सबका साथ सबका विकास, इस नारे के साथ में जनसंघ की स्थापना हुई थी। तो ये 60 साल से हमारे खुले पत्ते हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि छुपा रखा है। आपके खुले पत्ते हैं, लेकिन आपके ही प्रदेश में सबसे ज़्यादा आंदोलन हो रहे हैं, और या तो आप अपनी बात को समझाने में सफल नहीं हुए, या इसका कोई और कारण है। आपसे मैं बिल्कुल सहमत हूँ, ये इसकी रिसर्च करनी चाहिए। जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहीं दंगे क्यों हुए? सुनियोजित ढंग से जहां जहां भाजपा की सरकार है, आई रिपीट, जहां जहां भाजपा की सरकार है वहां पर सुनियोजित ढंग से सरकार को बदनाम कराने के लिए दंगे कराए गए हैं। परंतु मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, योगी जी ने बहुत खुले शब्दों में कहा कि जो दंगाई नहीं है वो किसी जाति, किसी मजहब का हो, बिल्कुल चैन से सोए। लेकिन जिसने दंगा करने की कोशिश की है, पेट्रोल बम बनाए हैं, जिसने आम जन का या सार्वजनिक संपत्ति को आग लगाने का, बर्बाद करने का काम किया है, उसको किसी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा, उसको दंड दिया जाएगा। और इतना ही नहीं, उससे वो पैसे, पूरे के पूरे पैसे वसूले जाएंगे, कहीं भाग नहीं पाएगा वो। सब रिकॉर्डिंग में आ गए हैं। किसी कीमत के ऊपर हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस है दंगे के ऊपर। यहाँ तक आपकी बात ठीक है कि जीरो टॉलरेंस है, और जो राष्ट्रीय संपत्ति का नुकसान करे भरपाई उसी से करनी चाहिए, सहमत हैं। लेकिन एक बात समझ नहीं आती, एक आंदोलन है और हम देख रहे हैं उसको कि एक विशेष समुदाय उद्वेलित है, निकल रहा है, लेकिन उसमें हम देख रहे हैं कि छात्र, विशेष रूप से जो पढ़ा लिखा तबका माना जाता है, हायर एजुकेशन जो कर रहा है वैसा छात्र, वो छात्र इस बार सड़कों पे आ रहा है, वो सरकार का विरोध कर रहा है, वो कपड़े उतार के 4 डिग्री में 6 डिग्री में रोड पे खड़ा हुआ है, प्रदर्शन कर रहा है। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। इन लोगों से आपकी सहानुभूति है? आप ये बताइएगा कि वो ये कहते हैं भारत की बर्बादी तक जंग चलेगी, कश्मीर की आज़ादी तक जंग चलेगी, भारत तेरे टुकड़े होंगे, अफजल हम शर्मिंदा हैं तेरे कातिल। कौन है कातिल?
विपिन त्यागी कातिल हैं, मयंक गोयल कातिल हैं, अपर कातिल हैं, कौन कातिल है? ये प्रश्न उठाना चाहिए ना। अगर मोदी जी अगर 130 करोड़ भारतीयों को सुरक्षा देने के लिए बात कह रहे हैं, अफजल हम शर्मिंदा हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे, भारत की बर्बादी तक जंग चलेगी, ये छात्र हैं। ये जेएनयू के अंदर एक ऐसा विष बोया जा रहा है कि जो हमारी आने वाली पीढ़ी को बर्बाद करने के लिए ये काम किए जा रहे हैं। और ना वो छात्र हैं, 40-40 साल, 50-50 साल, 60-60 साल के छात्र होते हैं, वो 30-30 साल से, 40-40 साल से आपकी हमारी कमाई के ऊपर, हमारे आपके इनकम टैक्स के ऊपर, और वो पल रहे हैं। यानी आपका कहना है कि ये जो छात्र आंदोलन चल रहा है ये किसी सुनियोजित षड्यंत्र के तहत चल रहा है, और ये कुछ चुनिंदा छात्र हैं जो वास्तव में छात्र भी नहीं हैं जैसा आप कह रहे हैं। लेकिन चलिए ठीक है, लेकिन एक आवाज़ आती है, एक बहुत टर्म नया सुनने में आ रहा है, टुकड़े टुकड़े गैंग। ये टुकड़े टुकड़े गैंग क्या है? मतलब इसको किस तरह से परिभाषित करेंगे आप? मैं परिभाषित क्या करूंगा साहब, हम सब अखंड भारत की जय जयकार करते हैं। ये कहते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। हिंदुत्व की कब्र खुदेगी जेएनयू की धरती पर। ये भारत को बांटने के लिए, भारत के टुकड़े करने के लिए, हम सब में मजहबी फसाद पैदा करने के लिए ये सब काम किए जाते हैं। और इसको राजनीतिक पूरा का पूरा संरक्षण प्राप्त है। ये ऐसा नहीं है कि ये कुछ छात्र हैं ये और ये आ गए और उपद्रव मचाने लगे। ये छात्रों का उपद्रव नहीं है, ये 50-60 साल से, उससे पहले से भी भारत में एक धीरे 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 एक विष बीज बोया जा रहा है। और इनको ये कम्युनिस्ट विचारधारा भारत को बांटने की विचारधारा है, ये जोड़ने की विचारधारा नहीं है। जब ये टुकड़े टुकड़े गैंग शुरू होता है, अपनी गतिविधि करता है जैसा आप बता रहे हैं, और हम देखते भी हैं, ऐसा भी नहीं है कि एक जागरूक नागरिक के नाते हमें कुछ दिखता नहीं है, सब देखते हैं, समझते हैं चीज़ों को। लेकिन जब ये टुकड़े टुकड़े गैंग एक्टिव होता है तो ये कुछ लोग अपनी अपनी गतिविधि अलग अलग तरीके से करते हैं। तो इसमें ये अवार्ड वापसी क्या है? अवार्ड वापसी क्यों की जाती है? इसका ये समझ नहीं आता। कोई अवार्ड वापसी नहीं है, केवल चुनाव से पहले ये इनका चुनावी फंडा है, मोदी जी को बदनाम करने के लिए और पूरी दुनिया में भारत को नीचा दिखाने के लिए इस तरह की हरकतें होती हैं। आप ये बताइए कि जो अवार्ड वापसी कर रहे हैं उनमें से किसी को क्या तकलीफ है? और वो कहते हैं कि भारत के अंदर इंटॉलरेंस है। अगर भारत के अंदर इंटॉलरेंस है तो यहाँ मुस्लिम आज़ादी के समय 10% थे, आज 18-19% हो गए। हमारे यहाँ अल्पसंख्यक अधिकारों में कौन सी परेशानी है? हमारे यहाँ राष्ट्रपति भी अल्पसंख्यक रह चुके, हमारे यहाँ सेनाओं के बड़े अधिकारी अल्पसंख्यक रह चुके, हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस, चीफ जस्टिस तक अल्पसंख्यक रह चुके। तो कौन सा इंटॉलरेंस है? ये ज़बरदस्ती अवार्ड वापसी गैंग में इसलिए बोल रहा हूँ कि राजनीतिक संरक्षण प्राप्त करे हुए ये फर्जी कवि, ये फर्जी साहित्यकार, ये देश को बदनाम करने के लिए, पूरी दुनिया में भारत का सर नीचा करने के लिए ऐसी हरकतें करते हैं। और चुनाव बीतने के बाद में आप बताइए, आज तक कोई अवार्ड वापसी हुई? और मैं कहना चाहता हूं, जिन्होंने अवार्ड वापसी किया पैसे वापसी करें। एक ने पैसा वापसी नहीं करा, धोखा दे रहे हैं जनता को। जी, अवार्ड वापसी की, सम्मान वापस किया, लेकिन पैसा वापस नहीं किया। उस अवार्ड में जो, उस सम्मान में जो पैसा मिला वो वापस नहीं किया। नहीं, पैसा वापस किया, वो राशि वापस नहीं की। और वापसी अवार्ड हो भी नहीं सकता। जो अवार्ड मिल गया, जो तुमको सम्मान मिल गया, जो तुम्हारी पहचान बन गई, वो पहचान कैसे मिट जाएगी? आज तुम पद्मश्री लिए हुए हो। सबसे बड़ा इंटॉलरेंस का तो सबसे बड़ा भारत सहिष्णु है, इस बात का उदाहरण ये है कि तुम जैसे लोगों को जो है और सम्मानित किया गया है भारत के अंदर, उसके बावजूद तुम कह रहे हो। चलिए, आप जो बात बता रहे हैं अवार्ड वापसी गैंग, एक वो भी एक सुनियोजित तरीके से देश को बदनाम करने की, सरकार को बदनाम करने की एक साजिश है जी। और आपकी बात से जैसे स्पष्ट होता है कि वो टुकड़े टुकड़े गैंग का एक आयोजन है, उनका आयोजन है, उनका एक आयोजन है, प्रायोजक है वो। चलिए उसको मानते हैं, आगे बढ़ते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। ये जो अपना CAA का बिल है, मैं वापस उसी पे आता हूँ। उसमें CAA और NRC, ये क्या दो कॉन्सेप्ट एक साथ ये इसी समय क्यों आए? NRC क्या इतनी प्रासंगिक है? किस तरह से उसको लेके आए हैं? 100% झूठ, 100% फरेब। कभी अभी NRC का ना कोई जिक्र है, ना NRC आई है, ना NRC को लेकर पैनिक क्रिएट करने का कोई मतलब है। केवल और केवल हमारे भोले भाले मुस्लिम भाइयों को बरगलाने के लिए ये NRC का शब्द लाया गया। आज की डेट में तो केवल पॉपुलेशन रजिस्टर, NPR, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, उसका काम होना है। और उसमें क्या काम होना है? केवल भारत के अंदर जितने भी नागरिक हैं उन सबको सूचीबद्ध करने का काम है। नागरिक कौन है? बिल्कुल स्पष्ट है,
1947 में बंटवारे के समय जो भारत में रह रहा है वो भारत का नागरिक है, बात खत्म हो गई। वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, बौद्ध है, जैन है, पारसी है, यहूदी है या किसी भी धर्म का है। इसके अलावा भी भारत के अंदर दुनिया के सारे धर्म पाए जाते हैं। पूरी दुनिया का अकेला देश ऐसा भारत है। पूरी दुनिया के अंदर अकेला देश भारत है जिसमें सारे धर्म पाए जाते हैं। और जो एनआरसी की आप बात कर रहे हैं, एनआरसी का कहीं कोई अभी विषय नहीं है, केवल पॉपुलेशन रजिस्टर बन रहा है। और मैं आपको स्पष्ट कर दूं, पॉपुलेशन रजिस्टर की जो शुरुआत की थी वो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी, जो हमारी राष्ट्रपति थी यूपीए की सरकार में, उन्होंने प्रारंभ किया था और वो उन्होंने सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन कराया था। इसमें बीजेपी के द्वारा कहीं कुछ नहीं किया गया है। जो पुरानी चीज़ें हैं जो लंबित पड़ी थी उनको तेजी देने का काम करके देश को सुनियोजित ढंग से आगे चलाने के लिए हमारे देश में नागरिक कितने हैं, कैसे हैं, उन सब के बारे में जानकारी इकट्ठी करने का काम है। उसका नागरिकता से कोई मतलब नहीं है। चलिए, जैसा आपने कहा कि देश में सभी धर्मों के, सभी संप्रदाय के लोग एक साथ रहते हैं और विश्व में ऐसा पहला एकमात्र देश है जिसमें सभी संप्रदाय के, सभी धर्मों के लोग मिलते हैं जी। लेकिन अभी जो इस समय पृष्ठभूमि है समाज की, देश की, वो ये है कि एक विशेष समुदाय उद्वेलित हो रहा है, मुस्लिम सड़क पर आ रहा है जी। और इतना ही नहीं, उसके साथ दलित भी आ रहा है। ये मुस्लिम जहाँ तक है, जैसा कई बार आपने कहा भी और कई बार समाचारों में पढ़ने में आता है कि वो इसलिए उद्वेलित है क्योंकि उसको ये लग रहा है कि उसको बाहर निकाला जाएगा। लेकिन दलित क्यों उद्वेलित है? बिल्कुल सरासर झूठ। कहीं कोई एक व्यक्ति दलित समाज का उद्वेलित नहीं है, परेशान नहीं है, भयभीत नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है। नहीं, दलितों के इतने सारे नेता फ्रंट पे आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और इन उपद्रव, ये जो उपद्रव तो मैं नहीं कहूँगा, इन प्रदर्शनों में शामिल भी हुए हैं, आपकी जानकारी में होगा। प्रदर्शनों में केवल और केवल चंद नेता शामिल हुए हैं अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए और समाज को झूठ बोलकर। जो नेता अपनी पूरी की पूरी जमीन सरकती हुई देखकर आज बौखला चुके हैं। आप ये देखिए, बहुजन समाज पार्टी खाता नहीं खोल पाई अपना। आज उत्तर प्रदेश के अंदर सपा बसपा मिलकर भी बिल्कुल धरातल पे मिल गई, जमीन में मिल गई, कहीं कुछ है ही नहीं वो। इसीलिए वो ऐसी बात कर रहे हैं। और आपको पृष्ठभूमि में जाना पड़ेगा। 1947 के अंदर भारत के पहले कानून मंत्री बने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। उसी प्रकार पाकिस्तान बना, उसके भी जो पहले कानून मंत्री थे जगन्नाथ मंडल उनका नाम था और वो दलित समाज से थे। उन्होंने कहा मैं भारत नहीं पाकिस्तान जाऊंगा और उनकी श्रद्धा पाकिस्तान के प्रति थी। 6 महीने के अंदर उनका मोह भंग हुआ, वो रोए आंसुओं से और सारी जिंदगी भारत आकर उन्होंने पश्चाताप किया, राजनीति से संन्यास ले लिया और उन्होंने कहा दलित समाज की, चाहे अगड़ा समाज हो चाहे पिछड़ा समाज हो, पाकिस्तान में हिंदू प्रताड़ित है। उनके लिए दलित, अगड़ा, पिछड़ा, ऊंचा नीचा कुछ नहीं है। वहाँ उनके केवल एक परिभाषा है, मुस्लिम और नॉन मुस्लिम। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे भारत के सभी पंथ, सभी वर्ग, सभी मजहब के लोगों को इस बात को समझने की जरूरत है कि यह CAA का किसी भी भारतीय निवासी से मतलब नहीं है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी CAA के जबरदस्त विरोध में हैं। उन्होंने बिल्कुल लामबंद हुई हैं और बड़े जन समर्थन के साथ वो इस विषय को UNO में ले जाके जनमत संग्रह कराने तक की बात कर रही हैं। भारत को बदनाम करने के लिए और अपनी सत्ता को बचाए रखने के लिए किसी भी नीचता तक ममता दीदी उतर सकती हैं। आप ये देखिए, इस बात को यदि आपने समझना हो तो इसको इस तरह से आप समझिए कि शरणार्थी, एक है शरणार्थी रिफ्यूजी और एक है घुसपैठिया। तो घुसपैठिए में और शरणार्थी में एक बेसिक अंतर है। शरणार्थी वो है कि जो पाकिस्तान, बांग्लादेश या अफगानिस्तान से धार्मिक रूप से उत्पीड़ित होकर, वहाँ से परेशान होकर, वहाँ से सब कुछ लुटाकर, गंवाकर वो भारत में आया क्योंकि उसके पुरखे भारत के थे, उसका अधिकार है। पूरी दुनिया में वो भारत के अलावा कहाँ जाए। और यदि आप ये कहेंगे कि नहीं जी पाकिस्तान में मुसलमानों के साथ भी धार्मिक उत्पीड़न हो सकता है, 100% झूठ। वो इस्लामिक देश है, बांग्लादेश इस्लामिक देश है, अफगानिस्तान इस्लामिक देश है। तो वहाँ से जो मुस्लिम भारत में आ रहे हैं और जिनको ममता दीदी अपना वोट बैंक समझ रही है, वो क्यों आ रहे हैं? वो इसलिए आ रहे हैं कि भारत में आके वो हमारे रोजगार पर कब्जा करते हैं, दुनिया भर के गलत काम करते हैं और तमाम प्रकार की अवैधानिक इलीगल गतिविधियों में लिप्त रहते हैं। ऐसे घुसपैठियों को खदेड़ने का ये बिल है और उनकी संख्या कुछ करोड़ों में है और ममता दीदी तो कुछ लाख वोट से जीती हैं
उन्हें पता है कि घुसपैठिए चले गए, ये उनका वोट बैंक है। इसलिए वोट बैंक के लालच में किसी भी नीचता तक उतरने का काम ममता दीदी कर रही हैं। उन्होंने यहां तक कहा कि मैं इस बिल को लागू नहीं होने दूंगी अपने यहां। आप बताइए, जो नागरिकता का विषय है वो केंद्रीय सूची का विषय है, वो समवर्ती सूची का विषय तो है नहीं। और जो केंद्रीय सूची का विषय है, समवर्ती सूची का विषय ही नहीं है, राज्य उसमें कानून कैसे बना देगा, अमेंडमेंट कैसे कर देगा? मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि ममता दीदी 100 बार कह लें इस बात को, उनको नहीं, उनकी पार्टी के हर आदमी को इस बिल का समर्थन करना पड़ेगा। राजी राजी करें, नहीं तो गैर राजी कराया जाएगा। और नहीं तो हमारे पास में केंद्र सरकार है, इनको बर्खास्त करने की ताकत भी तो है। फिर किसी कीमत पर भी इनको लागू करना पड़ेगा। जो निर्णय है केंद्र का, ये मोदी जी की सरकार है। जो निर्णय एक बार हो गया, उस पर ना कोई रोल बैक होगा और ना किसी कीमत पर कोई कदम पीछे हटाया जाएगा। पूरे देश को स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि ये देश के लाभ में है, देश के हित में है। 130 करोड़ लोगों को आगे बढ़ाने के लिए है। ये तो चाहते हैं वोट बैंक बना रहे, लूटते रहो, अनपढ़ रखो एक मजहब विशेष के लोगों को, उनको वोट बैंक बनाकर रखो, उनको बर्बाद रखो। जब बर्बाद रखोगे तो वोट बैंक बने रहेंगे। मोदी जी चाहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबको पढ़ाओ, सबको सुरक्षा दो, सबको रोजगार दो, सबको स्वास्थ्य दो। ये अंतर है उनकी और हमारी सोच में। ममता बनर्जी तक तो ये बात ठीक है, लेकिन केंद्र सरकार में आपकी पार्टी की सरकार है और उसको समर्थन देने वाले राजनीतिक दल जनता दल यूनाइटेड, उसके केसी त्यागी जी बोलते हैं कि सरकार ने इस बिल को लाने से पहले हमें विश्वास में नहीं लिया। ये समझ से परे है, ऐसा क्यों? कोई दल कुछ भी कहता रहे, आप ये देखिए कि देश में व्यापक जन समर्थन इस एक्ट को मिल रहा है। लाखों शरणार्थी जो पिछले 50 साल, 60 साल, 70 साल से परेशान थे, उनको एक नरकीय जीवन से निकालकर मुख्य धारा में लाया जा रहा है। और अभी आपको जानकारी होगी, जी न्यूज़ ने एक नंबर दिया और ये कहा इस पर मिस्ड कॉल कीजिए। आपको मालूम है वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया उस पर। 1 करोड़ लोगों ने 7 दिन के अंदर उस पर समर्थन दिया है। अगर इनमें किसी में भी विरोध करने वालों में हिम्मत है तो ये मिस्ड कॉल नंबर ही ला कर दे दें और देखें जरा कौन कौन उसमें आता है। कोई नहीं आएगा। और अगर केसी त्यागी जी हो, कोई नेता हो, उनसे आप अकेले में पूछेंगे तो वो यही कहेंगे कि ये एक्ट बहुत अच्छा है, परंतु किस परिप्रेक्ष्य में क्या कहा गया है उससे कोई मतलब नहीं है। मोदी जी ने 100% स्पष्ट कर दिया, जो एक बार कदम आगे बढ़ा दिया उसे पीछे हटाने का, पीछे खींचने का कोई प्रश्न नहीं है। एक चैनल ने विषय उठाया, उसने एक विषय उठा के मिस कॉल करने के लिए कहा, एक कैंपेन चली, उस कैंपेन पे रिकॉर्ड तोड़ कॉल आई। हमने मान लिया कि जनता का एक बहुत बड़ा समर्थन मिल रहा है, लेकिन एक पार्टी जो उसको लेके आई, जिसने अपने घोषणा पत्र में उसको लिखा हुआ है, एक सरकार जिसने उसको लागू किया, वो इस स्तर पे क्यों नहीं कुछ कर रही है? और एक आम आदमी जो अभी भी उद्वेलित है, जिसके मन में कहीं ना कहीं कुछ चल रहा है लेकिन वो प्रकट नहीं कर रहा, वो क्या करे? मैं अपील करना चाहूँगा सभी उन लोगों से जिनके मन में इस एक्ट को लेकर समर्थन है, वो आगे आएं और सोशल मीडिया के माध्यम से, वो फेसबुक होगा, वो ट्विटर होगा, वो व्हाट्सएप होगा, वो यूट्यूब होगा, आएं और पूरी ताकत से इस एक्ट का समर्थन करें। इतना ही नहीं, मैं ये भी आह्वान करना चाहता हूं कि अपने मन की प्रसन्नता व्यक्त करने के लिए हस्ताक्षर अभियान और लोकतंत्र के अंदर अपने प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखना, ये बहुत अच्छा माध्यम है। मैं अपील करना चाहूँगा अपने भारत के सभी सुधीजनों से, नौजवानों से, माताओं बहनों से, सर्व समाज के लोगों से। मुझे बड़ी खुशी है कि मुस्लिम समाज के लोग बहुत बड़ी संख्या में समर्थन में इसमें आगे आए हैं और वो आगे आएँ और वो अपने समाज को भी समझाएं और सभी समाजों के सभी प्रकार के, चाहे वो धर्मगुरु हों, चाहे वो छात्र हों, विद्यार्थी हों, प्रोफेसर हों, इंजीनियर हों, डॉक्टर हों, बुद्धिजीवी हों, धर्माचार्य हों, सभी लोग आगे आएं और एक कॉमन मैन भी आगे आए। वो आगे आकर इस एक्ट के समर्थन में पूरी तरीके से मोदी जी के साथ खड़ा दिखाई दे। इस समय यदि ये एक्ट सही प्रकार से लागू हो गया तो आने वाली पीढ़ी का भविष्य स्वर्णिम होगा और भारत विश्व गुरु बनने की दिशा में जिस प्रकार आगे बढ़ रहा है, ये निर्बाध गति से बढ़ता रहेगा। इतना ही कहना पर्याप्त है। तो ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी पश्चिम उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय मंत्री श्री मयंक गोयल, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से और बड़ी स्पष्टता से सीएए जैसे विषय पर, जो इस समय बड़ा समसामयिक और
समाज को हिलाने वाला विषय है। जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, जगह जगह धरने हो रहे हैं, लोग कंफ्यूज हैं, समझ नहीं आ रहा। ऐसे में उन्होंने अपने विषय रख के, अपना विचार रख के इस चीज़ को एकदम स्पष्ट किया, अपनी पार्टी, अपनी सरकार के विषय को ठीक से रखा, हमें समझाया और इसके अच्छे परिणामों के बारे में हमें बताया। अगली बार किसी और शख्सियत से मुलाकात होगी कुछ और विषयों पर। तब तक के लिए नमस्कार।